नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और हैदराबाद में चार मीनार के सामने से इस वक्त हम मौजूद हैं और आपके सामने लेकर आ रहे हैं न्यूज पॉइंट। न्यूज पॉइंट में आपने देखा, इससे पहले हम राजस्थान में थे और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने देख ली और राजस्थान की गर्माहट अब जो है धीरे 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 शिफ्ट होती जा रही है तेलंगाना की तरफ। तमाम नेता तेलंगाना में हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो केसीआर यानी कि बीआरएस के हों या कांग्रेस पार्टी के हों और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम सहयोगी हों। तमाम लोग जो हैं, तमाम पार्टी दल सब एक एक करके इस गर्माहट में हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दी बढ़ रही है लेकिन यहां पर गर्मी है। गर्मी इसलिए है क्योंकि सियासी गर्माहट बढ़ गई है और ऐसे में क्या कोई पार्टी केसीआर को हटा पाएगी? कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है उस दावे में कितना दम है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस का तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने 5 राज्यों में जीत का दावा किया है और उन 5 राज्यों में से एक राज्य और आखिरी राज्य तेलंगाना है। क्या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अपनी सरकार बनाएगी या जीत की हैट्रिक लगाएंगे केसीआर यानी बीआरएस, जो पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति से अब भारत राष्ट्र समिति में तब्दील ये जो दल है, क्या ये दल जीत की हैट्रिक लगाने जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हम लोग अब हैदराबाद और तेलंगाना के अलग अलग शहरों में आपको अगले 2-3 दिनों तक दिखाई देंगे और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक हम पहुंचाएंगे। आज इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि चार मीनार है और अगर आप हैदराबाद आए और चार मीनार ना पहुंचे तो फिर शायद कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अधूरा है। और इसी के बगल में जामा मस्जिद भी है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। लेकिन इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बाहर निकलते हुए सियासी पृष्ठभूमि में आना चाहता हूं। और यहां पर आपने कल सुना था कि राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया था तो उन्होंने यहां एक बात कही थी और उस बात में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। क्या ओवैसी और केसीआर बीजेपी के 2 यार हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। कल थोड़ी सी चर्चा हमने न्यूज पॉइंट में की थी, लेकिन आज भी उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब एक तरफ बीजेपी ने हमला कर दिया है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बयान के बाद, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला बोला है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस और केसीआर दोनों मिले हुए हैं। तो क्या कांग्रेस केसीआर मिले हुए हैं? क्या बीजेपी केसीआर और ओवैसी मिले हुए हैं? क्या कुछ है ये तो यहाँ की जनता बताएगी। लेकिन उससे पहले उस बाइट को, उस बयान को सुन लेते हैं जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। सुनिए जरा। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद करता है। मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, जब भी नरेंद्र मोदी ने केसीआर को इशारा किया, बीआरएस के सारे एमपी खड़े को करके समर्थन दिया। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है, मैं उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं और वो जानता है और मैं भी जानता हूं कि हमारे बीच में लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है। जब तक नरेंद्र मोदी की सोच नहीं बदलेगी तब तक राहुल गांधी उनसे लड़ेगा। अब देखिए, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं। हर भाषण में नरेंद्र मोदी मुझे गाली देता है। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर छीन लिया, मैंने उनसे कहा ले लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर। खुशी से मैंने चाबी दे दी वापस, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरे ऊपर 24 केस लगाए। क्या नरेंद्र मोदी ने केसीआर का घर लिया? क्या केसीआर पे केस लगाए? क्या केसीआर की चीफ मिनिस्टरशिप छीनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और केसीआर एक है। मैंने तो कहा, साफ कहा, मुझे घर की जरूरत ही नहीं। मेरे तो करोड़ों घर है हिंदुस्तान में, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। मुझे आपके घर की क्या जरूरत है? मगर केसीआर को घर की जरूरत है, केसीआर को चीफ मिनिस्टरशिप की जरूरत है, कि अगर उसका घर गायब हो जाएगा, चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी तो भ्रष्टाचार निकल आएगा। तेलंगाना को पता लग जाएगा कितने लाख करोड़ उसने चीज चोरी की है। और रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में, उस पे एक बटन सीबीआई वाला, दूसरा बटन ईडी वाला,
तीसरा बटन इनकम टैक्स वाला। वो नरेंद्र मोदी बटन में नहीं दबाता, बस दिखाता है। जैसे नरेंद्र मोदी दिखाता है केसीआर बैठ जाता है। तो दोस्तों सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को सीधा हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर, केसीआर पर, असदुद्दीन ओवैसी पर, और यहाँ दूसरी तरफ ये तमाम दल और खासकर केसीआर और ओवैसी दोनों का कहना है कि ये दोनों दल दिल्ली वाले हैं, वहां से आए हुए और यहाँ राज करने की जुगत में लगे हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो बहुत सारी बातें अलग अलग कौन कहाँ मिला हुआ है ये तो जनता जानती है। वो और 30 तारीख को जब वो वोट देने जाएगी तो इन तमाम बातों से पर्दा वो उठाएगी और रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को आएगा, आप जानते ही हैं। तो राजस्थान अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है तेलंगाना की तरफ और तेलंगाना पर सबकी नजरें हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ यहां आप जान रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और दूसरी तरफ यहां वैसे तमाम दल हैं जो चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता और उसके अलावा केसीआर, ये तमाम जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही जीतने जा रहे हैं। क्या केसीआर जीत की हैट्रिक लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जीत की हैट्रिक लगाने देगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि यहां हम लोग जब बात कर रहे हैं तो लोगों के विचार भी बदलते हुए या उनके विचार में कहीं ना कहीं दो ही पार्टियां नजर आती हैं, या तो केसीआर की बीआरएस या कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों की बातें हम यहां कर रहे हैं और अगले 3 दिनों तक, 4 दिनों तक ये जानने समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि कौन आगे है। अगर आप हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो यहां ये तीनों दल, 3 नहीं बल्कि 4 दल आपको बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए इस सियासी समर में दिखाई देते हैं। लेकिन इससे बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं। उन सबको भी आप तक हम पहुंचाएंगे कल परसों में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी युवाओं की तरफ भी देख रहे हैं, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं और युवा शक्ति अगर आ गई, यानी कि युवाओं की ताकत कांग्रेस को मिल गई तो शायद कांग्रेस को कोई रोक नहीं पाएगा यहां सरकार बनाने का। लेकिन राहुल गांधी युवा शक्ति को लेकर कह क्या रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सुनिए जरा। कल शाम को मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला। अपना पैसा भर के पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं और आपकी सरकार हर बार पेपर लीक करवा देती है। ये आप समझाइए, पेपर लीक क्यों होता है? युवाओं का भविष्य नष्ट क्यों होता है तेलंगाना में? युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलता तेलंगाना में? 8000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट क्यों लेते हैं? सच्चाई है सत्यम कि केसीआर भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार तेलंगाना की है और नुकसान तेलंगाना की जनता को हुआ। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को सीधा युवा शक्ति से लेकर किसानों की आत्महत्या और इन तमाम कट मनी तक की बात वो कर रहे हैं, किसान निधि की बात कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ काफी चर्चा चल रही है और बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में, होर्डिंग्स के जरिए भी हम स्ट्रीट पर यानी कि सड़कों पे देख रहे हैं और सब अपने दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। किसकी सरकार आएगी तो वो क्या देगी। बहुत अच्छी बात है कि जनता को आप दीजिए और बहुत भर भर के दीजिए, लेकिन 5 किलो अनाज से बाहर कब आप निकालेंगे साहब, ये भी तो जानना जरूरी है। खैर, लेकिन यहाँ सवाल 5 किलो अनाज का नहीं है, सवाल गरीबी रेखा से बाहर निकालने का है। और जब सवाल जो है विधानसभा चुनाव का है तो ऐसे में क्या केसीआर ने पिछले 10 साल में वो तमाम वादे अपने पूरे कर दिए जिन वादों के दम पर वो 10 साल तक यहाँ राज कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब भी हम यहाँ की जनता से लेंगे। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी जब आज चुनावी सभा में थे तो एक महिला आई और महिला ने कहा कि इंदिरा गांधी के लिए मैंने एक गीत या कविता कह लें कि वो लिखी थी, लेकिन उस कविता को जरा मैं गा के सुनाना चाहती हूं और राहुल गांधी सुनना चाहते थे। राहुल गांधी ने एनकरेज किया कि हाँ जरूर आप गाइए और इसके बाद राहुल गांधी के सामने वो महिला इंदिरा गांधी के लिए कविता सुनाती हुई या गीत गाती हुई नजर आई। बहुत पहले इंदिरा गांधी के नाम पर लिखी गई कविता या लिखा गया गीत आज राहुल गांधी के सामने पेश करती हुई एक ओल्ड एज्ड महिला जो हैं वो नजर आई। उस गीत को सुनना जरूरी है इसलिए क्योंकि एक प्रेम का भाव जो है वो कितना लंबे वर्षों से चलता आता है, उसकी एक निशानी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो महिला। सब जिसी को लैंड इंदिरा अम्मा लैंड दिया है वो जमाने पे वो गाना बोल रही, किसको लैंड नहीं था वो लोगों को लैंड दिया इंदिरा अम्मा, वो गाने का मतलब है।
जिसको घर नहीं है वो घर दिया है, वो इंदिरम्मा। वो बात इनका इनका आंख में मोतियां आए क्या? नहीं आए। अच्छा दिखता है इनको। మంచి కనబడుతుందా? दिखता వమ్మరో ఇందురమ్మరో నన్ను వావరించిన తల్లిరా వమ్మరో ఇందురమ్మరో వమ్మరో ఇందురమ్మరో భూమి లేనొల్ల కంట భూమి ఇచ్చే తల్లిరా. చాలా కూర్చోమ్మా. तो सुन रहे थे आप यहाँ इंदिरा अम्मा की बात और एक गीत जो गाती हुई नजर आई ये महिला और एक प्रेम एक लगाव यहाँ साफ दिखाई देता है। तो चुनाव में ऐसी चीजें दिखती हैं और इन चीजों के दम पर सियासी दल जो हैं वो जीत का दावा करते हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी को उतना लाभ यहाँ मिलता है? क्या कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि हम इस बार केसीआर को उखाड़ फेंकेंगे, जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि कांग्रेस का तूफान आने वाला है, इसमें कितना दम है ये भी हम जानेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त दोस्तों हम मौजूद हैं चार मीनार पे और हैदराबाद में चार मीनार आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है और यहाँ से हम न्यूज पॉइंट लेकर आपके सामने मौजूद हैं। उधर राजस्थान में क्या कुछ हुआ है इसकी चर्चा भी आज खूब हो रही है। राजस्थान में कल बम्पर वोटिंग हुई, 75% से ज्यादा की वोटिंग और इसके बाद कहा जा रहा है कि शायद जनता निकल करके आई है और अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर के सामने आई है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए या जो रिवाज है उसको बरकरार रखने के लिए वहां की जनता बाहर निकल के आई है। वहां भी क्या कुछ हुआ है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा बहुत सारी अलग अलग बातों की हम करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी भाग ले रहे हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। पहले हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में नहीं बल्कि हमारे ग्राउंड जीरो पे, जरा इधर और आ जाइए, प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं और प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ और साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में देखिए तीन वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश अचल साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, दिन भर हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और अभी तो आज तो हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद के ही अलग अलग, क्योंकि 18 विधानसभा अलग अलग क्षेत्रों में हैं और उन विधानसभाओं के बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं कि क्या कितना आसान या कितना मुश्किल है ये चुनाव, खासकर केसीआर और राहुल गांधी के लिए? देखिए, केसीआर और उनकी पार्टी जिसका नाम अब बीआरएस है, अपने वजूद के बाद सबसे मुश्किल और सबसे चुनौती भरा चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव उनके आसानी से हो गए थे, इस बार उनको कड़ी चुनौती है कांग्रेस की तरफ से। जो आज मैंने दिन भर बात की लोगों से और यहाँ पे जो स्थानीय अखबारों में इश्तिहार है, जो प्रचार है, उसको देखा, लोगों से बात की। एक तो राजीव जी, यहाँ पर तीनों बीजेपी भी मजबूर हुई है तमाम सारे वादे करने में और कांग्रेस के वादे हैं। केसीआर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कई सारी योजनाएं चलाते हैं। उन योजनाओं को लेकर कांग्रेस के भी फुल पेज विज्ञापन यहाँ पे आए हैं अखबारों में, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पे घोटाले का चार्ज लगा रहे हैं। लेकिन एक और फैक्टर है यहाँ पे, ओवैसी पूरे देश में जाने जाते हैं और ओवैसी साहब हैदराबाद शहर की चार मीनार की ये उनका गढ़ है जहाँ हम खड़े हैं और यहाँ की 9 में से 7 सीटें वो जीत कर आते हैं उनकी पार्टी। लेकिन एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक सीट यहाँ से बीजेपी भी जीतती है और वो बीजेपी एक सीट जो जीतती है वो टी राजा की सीट है और टी राजा जो बीजेपी बहुत ही विवादित नेता है बीजेपी के, और उनकी सीट है गोशा महल में योगी आदित्यनाथ भी गए थे। लेकिन गोशा महल में सीट में जो हैदराबाद की सीट है उसमें ओवैसी साहब ने टी राजा जैसे विवादित व्यक्ति को वॉकओवर दिया है, कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। जी बिल्कुल, जरा आना चाहता हूं सीधा प्रेम कुमार जी आपके पास, आपसे समझो क्या कुछ आप देख रहे हैं। तेलंगाना जो अब
राजस्थान से शिफ्ट होकर तेलंगाना की ओर हम भी बढ़ चुके हैं, चुनाव भी बढ़ चुका है। कैसे देखा जाए तेलंगाना को? में जब 1-1.5 महीने पहले जो सिचुएशन राजनीतिक स्थिति थी, उस समय ऐसा लग रहा था, ये चर्चा होती थी कि बीआरएस को टक्कर कौन देगा, कांग्रेस और बीजेपी, इस तरह की बात होती थी। लेकिन ये कर्नाटक के चुनाव से ठीक पहले वाली स्थिति है, मतलब थोड़ा 1.5 महीना नहीं, थोड़ा और पहले की बात है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद, उसके बाद से जिस तरीके से तेलंगाना की फिजा में बदलाव आता चला गया, और एक किस्म से ये बात स्पष्ट होती चली गई कि राजनीतिक रूप से बीजेपी और बीआरएस के बीच में कोई मतभेद नहीं है, ये मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बीच कांग्रेस का रुझान जो था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बीआरएस के नेता छोड़ छोड़कर कांग्रेस में आने लगे और दूसरी पार्टियों से नेता आने लगे, तो एक माहौल जब खड़ा हुआ तो सबको लगने लगा कि कांग्रेस अब कॉन्टेस्ट में आ रही है, तो कांग्रेस विरोधी ताकतें जो हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे से हाथ मिला लिए। तो कांग्रेस विरोधी ताकतें कौन हैं? तो ये है कि कांग्रेस की विरोध में बीजेपी तो प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, लेकिन ये बीआरएस जो पहले टीआरएस हुआ करता था, आपको याद होगा कि वो तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कोशिश किया करते थे। उस समय भी ये तीसरा मोर्चा दरअसल बीजेपी के कहने से ही कोशिश हो रही थी कि ताकि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई 2024 के लिए मोर्चा खड़ा ना हो पाए। यानी हर तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को वो मदद करती दिख रही थी, लेकिन इस बात को प्रमाणित करना मुश्किल होता था। पर बाद में जो स्थितियां बनी, वो जैसे दिल्ली का शराब घोटाला सामने आया, उसमें केसीआर की बेटी का नाम सामने आया, तो सब लोग जेल गए, लेकिन केसीआर की बेटी का कुछ नहीं हुआ, वो आराम से, उनसे कोई ईडी सीबीआई नहीं पूछताछ करती। ये सारी स्थितियां बनी तो चीजें स्पष्ट होने लगी। और जब एक भाषण जब नरेंद्र मोदी जी ने बीते दिनों खुद दिया था कि कैसे केसीआर उनके घर आए थे फूल माला लेकर के, और उन्होंने जब बताया कि ये हमारे घर में हमारे पास आया करते थे ताकि हम इनकी मदद करें, तो एक तरह से उस बात की पुष्टि हुई। उसको राहुल गांधी जी ने याद दिलाया कि ये इसकी टाइमिंग देखिए, जब राहुल गांधी कहा करते थे कि इन दोनों के बीच साठगांठ है, तब ये जाके वहां मिला करते थे। तो वो एक और पुख्ता प्रमाण जो राहुल गांधी बोल रहे थे, उसकी पुष्टि नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं इन बातों की बात इसलिए याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि धीरे धीरे वो बातें स्पष्ट होती चली गई कि इन दोनों के बीच में पैक्ट है। आज जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि टीआरएस और के असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर ये दो यार हैं बीजेपी के, तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम आता है, जो स्पष्ट रूप से उसी बात को बताता है कि असदुद्दीन ओवैसी हर उस जगह पर उम्मीदवार लेकर खड़े रहते हैं जहां की बीजेपी को फायदा हो और बीजेपी के विरोधियों को नुकसान हो। यूपी में वो कम सीटों पर लड़ते हैं, इसी तरीके से जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां पर वो ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इवन आप देखेंगे तेलंगाना में जहां केसीआर, जहां ओवैसी का उद्गम है, उसकी पार्टी है, वहां पर वो बहुत कम सीटों पर, 2 दर्जन भी नहीं है, 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये जो बताता है कि ओवैसी की चुनाव लड़ने की रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने की है। मैं अपने अनुभव से भी बताता हूं कि एक टीवी चैनल में मैंने उनसे सवाल किया था असदुद्दीन ओवैसी से कि ऐसा क्यों है कि आप हमेशा बीजेपी, आपकी रणनीति बीजेपी को सपोर्ट करती हुई दिखती है, आप जब कोई मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी को अवसर देते हैं, तो बहुत तिलमिला जाते हैं ऐसे सवाल सुनकर के असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सच ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की हर पॉलिटिकल मुहिम बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। उनका हर स्लोगन जो मुसलमानों को लेकर होता है, वास्तव में मुसलमानों के
हित जो है वो दूसरे पायदान पर होते हैं। उनका पहला हित बीजेपी को रिवर्स पोलराइजेशन के लिए का फायदा देना होता है। इन सब कारणों को परिस्थिति ने स्पष्ट किया है और राहुल गांधी ने जो नारा दिया है कि बीजेपी के दो यार ओवैसी और केसीआर, वो समय को के हिसाब से पुष्ट हो गया है। तो ये इसलिए भी है कि कांग्रेस बहुत तेजी से बढ़ती चली गई है। उसकी रैलियों में, उसकी सभाओं में निरंतर आप देखेंगे जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। और ये बदलाव जो है चूंकि ये और अच्छा हुआ है कि ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि कांग्रेस बनाम अदर्स ये दो मुकाबला है और कांग्रेस के लिए ये शानदार मौका है कि अदर्स को एक कलर में, जो कि करप्ट भी हैं, उनके करप्शन का आपस में मेलजोल भी है, एक दूसरे की करप्शन को वो बचाते भी हैं, तो ये लड़ाई चुनाव मैदान में लड़ लें। और हमें लगता है ज्यादा दिन बचा नहीं है। जनता के सामने हालात राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिए हैं। सामने हालात राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिए हैं और आज 26 तारीख बीत रही है। 27 और 28 2 दिन चुनाव प्रचार का शोर और उसके बाद 30 तारीख को मतदान। किसका होगा तेलंगाना, इसका जवाब मिलेगा 3 तारीख को, यानी 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले जोर शोर से प्रचार, और उस प्रचार में कौन आगे है कौन पीछे है, इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अगर आज की तारीख में राहुल गांधी अपनी पार्टी को आगे कह रहे हैं तो कितना दम है। आप याद कीजिए, जरा आना चाहता हूं राकेश अचल साहब के पास में, कि याद कीजिए अचल साहब कि सबसे पहले इसी तेलंगाना में, इसी हैदराबाद में 2022 में बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी आई, वहां सोनिया गांधी भी आई, उनकी कार्यकारिणी हुई और यहां से ही समझ में आ गया था कि बीजेपी भी दमखम के साथ में यहां चुनाव लड़ना चाहती है। विधानसभा चुनाव सामने, 2023 में चुनाव है, ये हम लोगों को पता था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी आगे निकलती गई और बीजेपी थोड़ा पिछड़ती गई। क्या कारण माना जा सकता है अचल साहब कि जो बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां करती है, जो बीजेपी यहां दमखम के साथ में कई सारी कंट्रोवर्सीज को आगे बढ़ाते हुए यहां पर दक्षिण में कहीं ना कहीं अपने किले को मजबूत करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव कर्नाटक का बीजेपी हारती है उसके बाद से उसका दम निकल जाता है तेलंगाना के नाम पे भी। कैसे देखा जाए इसको? धन्यवाद राजीव जी। आप जहां खड़े हैं वो स्थान देखकर मुझे अपना किशोरावस्था याद आ गई। चार मीनार, उस जमाने में हमारे में एक सिगरेट चलती थी और हम इस चार मीनार को देखने के लिए तरसते थे। बरसों बाद वहां पहुंचे और आज ये चार मीनार का जो शहर है ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। तेलंगाना की जहां तक बात अपन कर रहे हैं तो ये एक नया राज्य है, 10 साल की उम्र है इस राज्य की। यहाँ की राजनीति में नया कुछ भी नहीं है। जो कुछ राजनीति है अतीत की राजनीति पर खड़ी हुई एक क्षेत्रीय पार्टी है और यहाँ का भाषाई गणित बिल्कुल अलग है। 76% लोग तेलुगु बोलते हैं, 8-10% लोग उर्दू बोलते हैं, बाकी के सब खिचड़ी है। तो तेलंगाना, पूरे तेलंगाना की जो पहले कभी दूसरे राज्य का हिस्सा होता था, संस्कृति बड़ी विचित्र है और संस्कृति विचित्र है इसलिए राजनीति भी यहाँ की बड़ी विचित्र है। आप देखेंगे कि केसीआर का जो चरित्र है, कुल मिलाकर चरित्र, वो कभी आपको लगेगा कि ये तो भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे कट्टर दुश्मन है। वो वहां बैठ कर के प्रधानमंत्री को चुनौती देखते हैं कि आइए आप लड़ लीजिए मेरे खिलाफ, मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा दिल्ली आकर के। और वही केसीआर पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर भी अपनी राजनीति को लगातार 10 साल से चला रहे हैं। क्षेत्रीय दलों का ये एक कमजोरी रही है कि वो केंद्र में जो भी सत्तारूढ़ दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बिना उसकी इमदाद के, बिना उसकी बैसाखी के चल नहीं पाती। तो वो अपने मैदान में भले ही क्षेत्रीयता की बात करे, क्षेत्रीय अस्मिता की बात करे, लेकिन राज्य चलाने के लिए उन्हें तो केंद्र की जरूरत पड़ती है। तो आज अगर यहाँ पर कांग्रेस होती केंद्र में तो वो कांग्रेस के साथ भी यही रिश्ते बनाती जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन मुश्किल ये हुई है कि इस चुनाव में पूरे देश में जो हवा बदली है उसने तेलंगाना में केसीआर का खेल खराब कर दिया। केसीआर धीरे धीरे परत दर परत बेनकाब होते जा रहे हैं और स्थितियां ये है कि जो मुद्दे राजस्थान में थे, किसानों का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, वही मुद्दे
आज तेलंगाना में उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी सरकार का पीछा कर रहे हैं। वहां जो आप देखेंगे, सुर देखिए दोनों उनके मुख्य प्रतिद्वंदियों के। कांग्रेस भी यही कह रही है कि तेलंगाना की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और माननीय अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। और दोस्ती तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पर्दे के पीछे केसीआर से है। तो कौन किसके साथ है ये जनता ने समझ लिया है। और इस चुनाव में इसीलिए आप तुम मैदान में खड़े हैं, रंग देख रहे होंगे कि जनता सीधे सीधे बिना किसी पीले चावल के कांग्रेस के पीछे खड़ी होती जा रही है। भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आपने शुरू में एक बुजुर्ग महिला का गीत भी सुनाया था, इंदिरा गांधी की स्मृति वाला। तो वहां पर इंदिरा गांधी के जमाने में दक्षिण में जो कांग्रेस की राजनीति जिस तरह की दक्षिणोन्मुखी थी, दक्षिण के राज्यों को कांग्रेस ने हमेशा संरक्षण दिया। वहां जाकर गांधी परिवार के लोग तो चुनाव भी लड़ते रहे, कभी चिकमंगलुरु हो, कभी बेल्लारी, कभी कोई तो कभी मेढक। तो इसलिए वहां के लोग कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जब भी चुनाव का मौका आएगा, जब भी चयन करने की स्थितियां आएगी, तो कांग्रेस को ही प्राथमिकता देंगे। और तेलंगाना में जो पिछले 10 दिन में तब्दीलियां आई है चुनाव परिदृश्य में, उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है। और निश्चित तौर पर अगर कोई बहुत बड़ा हादसा आने वाले 2 दिनों में इस देश में नहीं होता, क्योंकि ये देश हादसों का देश है, कभी भी कुछ हो जाता है और मुद्दे गायब हो जाते हैं और सारी चीज दूसरी धारा पर चली जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार का तेलंगाना कांग्रेस के हाथ में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा प्रेम जी ने शुरू में कहा, कि तमाम कोशिशों के बाद, चाहे वो ओबीसी को की बैसाखी लगा ले, चाहे केसीआर से दोस्ती कर ले, तेलंगाना को हासिल नहीं कर पाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक का दरवाजा खुल गया, दक्षिण का एक बड़ा दरवाजा खुल गया है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी सन्नों की, थोड़ी थोड़ी खिड़कियों की, रोशनदानों की तलाश में लगी हुई है। तो उसकी ये तलाश अभी तलाश ही रहने वाली है। तेलंगाना की सत्ता उसके लिए अभी भी टेढ़ी खीर रहेगी। राजीव जी बिल्कुल, तेलंगाना की बात हो रही है और इसमें बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, केसीआर की बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात इसलिए क्योंकि बहुत मजबूती के साथ बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाना चाहती थी। 2022 में जो तैयारियां बीजेपी ने शुरू की थी, 2023 आते आते उन तैयारियों में कमी क्यों आ गई। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा कमेंट आपसे जरूर लेना चाहूंगा। हम लोग जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहीं पर बीजेपी का दफ्तर भी बना हुआ है। हम लोग जैसे आए दोस्तों, पता चला कि यहाँ बीजेपी का पूरा दफ्तर वहीं पड़ा हुआ है और सब लोग हैं। और कुछ अखबारों के विज्ञापन देख रहे थे हम लोग और आप कुछ कमेंट कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि अब पब्लिक कर दीजिए, पब्लिक के सामने उस कमेंट को कीजिए कि अखबारों के विज्ञापन को देखकर बीजेपी की तैयारियां तेलंगाना में कैसी हैं, पहली नजर में क्या कुछ लगा आपको? देखिए, अखबार के मैं कमेंट देख रहा था तो फ्रंट पेज पे फुल पेज का कमेंट जो विज्ञापन जो है वो कांग्रेस का है। कई अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन जो है वो केसीआर का है, बीआरएस का है। लेकिन बीजेपी के विज्ञापन, जो कि बीजेपी उत्तर भारत में अखबारों को रंग देती है, यहाँ पे विज्ञापन उनके बहुत छोटे हैं। विज्ञापनों में ऐसे विज्ञापन नहीं है जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल का जिक्र करता हुआ एक विज्ञापन हम लोगों ने दिखाया था। वो विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन नहीं है। यहाँ पे कुछ चुनावी वादे हैं कि गैस का सिलेंडर हम उज्ज्वला योजना में और लोगों को बढ़ा देंगे, कुछ पेंशन योजना की बात है और बड़ी गोलमोल सी बातें, लेकिन वादे हैं। कल्याणकारी योजनाओं पे बीजेपी आ गई है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, वहाँ पे मोदी साहब हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, पूरा सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण का पैकेज लेकर आई है।
अब इस पे हम अगली बार चर्चा करें क्या ये चलेगा यहाँ कि नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो फंडा है, जो मुद्दा है, जो बीजेपी लेके आती है, वो यहाँ चलेगा कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम प्रशांत जी से फिर से लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा करना चाहता हूँ तेलंगाना और उससे पहले राजस्थान की गर्माहट अब धीरे धीरे बढ़ चुकी है इधर तेलंगाना की ओर। हालांकि मौसम सर्द होता जा रहा है, तेलंगाना में उतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी सर्दी आप दिल्ली या उधर राजस्थान में देखते हैं। लेकिन यहां पर सियासी गर्मी इतनी हो गई है, बढ़ गई है कि सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि किसी भी तरह केसीआर चाहते हैं कि थर्ड चांस उनको मिल जाए। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि तूफान आने वाला है उनकी पार्टी का, और उधर असदुद्दीन ओवैसी मात्र 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारकर कहीं न कहीं वो भी सत्ता की कुंजी जो है, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मात्र 9 सीटों पर 119 सीटों वाली विधानसभा, 119 सीटों वाले विधानसभा में मात्र 9 सीटों पर उस पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हैं जो पार्टी यहीं से पैदा हुई। ये एक बड़ा सवाल है। आइए इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल है, इससे ये आप लोगों से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सपोज करना यहाँ जरूरी है। इन बातों को की चर्चा यहाँ जरूरी है, और चर्चा ये भी कि कैसे राजस्थान से जो गर्माहट है, और वो गर्माहट कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए, तेलंगाना वो राज्य है जिसे यूपीए के समय पर पूरी अस्मिता उसको मिली है, पूरा अस्तित्व उसका बना। सोनिया गांधी की अति लोकप्रियता है वहां, क्योंकि तेलंगाना की एक तरह से मदर ऑफ तेलंगाना उनको कहा जाता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत का फर्क वहां आपको दिख रहा होगा, मैं तो यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि जिन नरेंद्र मोदी को उनके भक्तों ने महामानव बना दिया, सच्चाई ये है कि वो बहुत सीमित क्षेत्र के नेता हैं। दक्षिण भारत में कोई लोकप्रियता उनकी नहीं है। और अगर राहुल गांधी से उनका अंतर आप देखें तो राहुल गांधी समूचे भारत के नेता हैं और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ उत्तर और पश्चिमी भारत के नेता हैं। नंबर 2, जो आपने सांप्रदायिकता की बात की, आपने वो आंकड़े दे ही दिए कि जो पार्टी उसी प्रदेश में बनी जहां से खुद ओवैसी साहब आते हैं, वहां वो केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही। एक सीट की तरफ इशारा किया प्रशांत जी ने कि टी राजा सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन वो सीट जहां पर है वहां पर एमआईएम का हेडक्वार्टर है। प्रशांत जी अपने हेडक्वार्टर में वो चुनाव नहीं लड़ा रहे और उस नेता के खिलाफ नहीं लड़ा रहे हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है। कई नामजद उसके खिलाफ एफआईआर है। और आप चुनाव किसके खिलाफ लड़ा रहे हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ, उसी तेलंगाना में। तो क्या इस देश का जो अल्पसंख्यक है बेवकूफ है क्या? और राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि बीजेपी के 2 यार, एक ओवैसी दूसरे केसीआर, वो ओवैसी जो अपने होम ग्राउंड पर केवल 9 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, वो महाराष्ट्र में 100 सीटों पर लड़ते हैं, बिहार में 60 सीटों पर लड़ते हैं, वो राजस्थान में लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में लड़ते हैं। यानी जहां जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां उनकी आमद हो जाएगी। तो दरअसल वो रिश्ता उनका वो बड़े भाई वो छोटे भाई वाला है। जहां बड़ा भाई कहता है वहां छोटा भाई पहुंचता है रक्षा के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है? वो जो राहुल गांधी ने कहा कल के भाषण में कि वहां 4 महीने में ही हवा निकल गई। आए तो थे चुनाव लड़ने के लिए कि वहां मुकाबला करेंगे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन निकलना पड़ा पतली गली, ये देख करके कि वहां दाल गलने वाली नहीं है। वो तेलंगाना राज्य है। अगर आप उसके थोड़ा सा सामाजिक समीकरण को भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि वहां एमआईएम क्यों 9 ही सीटों पर है और वहां का जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो किधर जा रहा है, किधर देख रहा है। मेरे पास कई
तेलंगाना से फोन आए इस बीच में, जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए थे, दलित समाज से जुड़े हुए थे, और आश्चर्यजनक रूप से वो सारे के सारे लोग कांग्रेस की बात कर रहे। बीएसपी भी वहां चुनाव मैदान में, वो दलित समाज जो तेलंगाना के आंदोलन में शामिल था। और केसीआर तो इतने बड़े विश्वासघाती हैं, वो क्या करते हैं आप जरा समझिएगा। जो आदमी बुनियाद में ही झूठ बोला हो, उन्होंने 2014 में ही कहा था उस आंदोलन के समय ही कि हम पहला सीएम दलित बनाएंगे और पहला डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि तेलंगाना के आंदोलन में जो छात्र शामिल थे उसमें दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा थे। वहां पर मुस्लिम 13% है, अनुसूचित जाति यानी दलित 17% है, आदिवासी 9% है। ओबीसी तो शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष ही हैं कांग्रेस पार्टी के, रेड्डी। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहां का जो सोशल समीकरण है, वो आज आप दलित बंधु योजना लेकर के आ गए। वादा तो किया था आपने मुख्यमंत्री बनाने का। तो दलित भी अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस का प्रभाव वहां पे बढ़ा है, उसके 2 फैक्टर हैं। एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक से ही तेलंगाना की सीमा लगी हुई है और वहां पे जो दबदबा है कर्नाटक की राजनीति का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, इतने ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस पार्टी के। मदर ऑफ तेलंगाना सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो जिसने इस देश को नाप दिया अपने पैरों से। तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से, जो तेलंगाना में प्रभाव रखते हैं। और केसीआर वो है जिन्होंने केवल और केवल विश्वासघात दिया। आपने हमेशा झूठ बोला। और राहुल गांधी के ही हम उस आरोप को अगर दोहराएं कि जो भी मलाईदार मंत्रालय थे, शराब के, रेत के, जमीन के, सब आपके पास, सारा परिवार सुरक्षित। और मोदी जी के साथ क्या आपकी साठगांठ चल रही है? तो ये जो 4 महीने में बोरिया बिस्तरा बंधा बीजेपी का, वो इसलिए बंधा कि वो आपको मदद कर रहे हैं। कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देखा तो बीजेपी को लगा कि इससे अच्छा है कि पीछे हट जाए और केसीआर की कुछ मदद कर दे। मुझे इसीलिए बड़ी दया आती है मोदी जी पर, और मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूं कि इतना मैंने बेबस और लाचार प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सत्ता के लिए कुछ भी कर जाए। वो जम्मू कश्मीर में उस पार्टी के साथ गठबंधन कर ले जिसको वो देशद्रोही कहता है। इतना लोलुपता इस देश में के तो नैतिक चरित्र में तो नहीं मौजूद है। इनकी नैतिकता और इनका चरित्र कहां बना है, मैं अब क्या कहूं उसको, क्योंकि ये इस देश के डीएनए में तो नहीं। तो वो मोदी जी धीरे से अपनी पूंछ खींचते हैं और केसीआर को हैंडओवर करते हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस इतनी मजबूत हो रही है जो उनके लिए 2024 में सीधा सवालिया निशान खड़ा करेगी। इसलिए उनकी ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि बहुत मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि मैं लखनऊ में बैठ करके ये बात कह रहा हूं, आप वहां हैं तो आप प्रत्यक्ष देख रहे होंगे, और मैं भी कुछ आपसे सीखूंगा, समझूंगा कि मेरा जो भरोसा है वो कितना दुरुस्त है। जी बिल्कुल, आपका भरोसा जो है, मैं अभी आज पहला दिन है और इसमें बता दूं कि ये भरोसा बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 पार्टियों का ही जिक्र हो रहा है, 2 ही पार्टियों की बात हो रही है। एक सत्तारूढ़ दल यानी कि बीआरएस और दूसरा जो दल है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आपका भरोसा बिल्कुल दुरुस्त है। और साथ साथ ये भी कि क्या ये दोनों दल आपस में इतनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं या लड़ेंगे कि कोई एक आगे निकल जाएगा? क्या केसीआर जीत की हैट्रिक लगाएंगे, या यहां सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी तूफान लाएंगे? बहुत कुछ है और चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाएं और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा आना चाहता हूं आपके पास प्रशांत टंडन जी, आपसे समझूं जो अभी आप कह रहे थे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कितना यहां दिखाई देता है? बहुत सीधी सी बात है राजीव जी कि जो हमने सुबह से अभी तक देखा, लोगों से बात की, और मेरी आदत है, आप जानते हैं कि मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं। हमारे दाहिनी तरफ एक बहुत बड़ा मार्केट है
इतनी भीड़ है, वहाँ हजारों लोग हैं। पहले तो हम चाह रहे थे वहीं से लाइव करना, लेकिन संभव नहीं था क्योंकि बहुत भीड़ है। पैदल चल के निकलने में भी कई मिनट लग जाते हैं, 10 मीटर भी आप नहीं चल पाते हैं। कैमरा और ट्राइपॉड लेके चलना तो और भी मुश्किल काम। मैं आते आते बात भी करता आ रहा था। पहली बात कि मोदी साहब का तेलंगाना में 0 इम्पैक्ट है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक सीट थी, कोई नाम लेवा नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है। ना वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, ना सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। वो वहाँ के हिंदी बेल्ट के नोएडा के चैनल जितना भी शोर मचा ले, यहाँ पे नहीं है। और इस बात को वो शायद जानते भी हैं कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं यहाँ, कि बाकी पार्टियों के फुल पेज विज्ञापन है अखबारों में, उनका आधे पेज का ही है और सब अखबारों में भी नहीं है। दूसरी बात ये राजीव जी कि यहाँ पे वो सांप्रदायिकता का पैकेज लेकर आ रहे हैं। योगी साहब हैदराबाद का नाम बदलने की बात, वो नाम बदलने वाले व्यक्ति हैं। उनकी रैली कल बुलडोजर लेके, हाँ, वो कल रैली उनकी हुई है और वो उसी टी राजा की कंस्टिट्यूंसी में, जिसमें कि 6 बुलडोजर भी थे। यहाँ तेलंगाना में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ का समाज और तरीके का समाज है। ये उत्तर प्रदेश की चीज़ें यहाँ पे लाकर अगर चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेंगी। 3 दिसंबर को दिख भी जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने वेलफेयर स्टेट के प्रति बड़े सजग हैं और वो उसी आधार पर अपना वोट दे रहे हैं। तीसरी एक बात जो मैंने पहले कही थी कि केसीआर अपने लाइफ का या जीवन का, उनका जितना भी राजनीतिक जीवन है 10 साल का, उसका सबसे मुश्किल चुनाव ये लड़ रहे हैं इस वक्त। और कांग्रेस यहाँ पे जब बात मैं कर रहा हूँ लोगों से, तो कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार आ जाएगी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि केसीआर रिपीट कर जाएंगे। तो बात अभी दोनों तरफ है। अगले 2 दिन यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि किस तरफ हवा बह जाती है। जी, ट्रेलर आपके सामने हम रख रहे हैं। आज पहला दिन और तेलंगाना में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका एक ट्रेलर। कि कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो कुछ लोग कहते हैं केसीआर यानी कि बीआरएस की सरकार रिपीट नहीं बल्कि हैट्रिक बनाएगी। तो क्या कुछ होगा अगले 2-3 दिनों में, और भी क्लियर पिक्चर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 दलों की ही बात हो रही है, चाहे वो केसीआर की बात करते हैं या राहुल गांधी की बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देश को बचाना है तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ये बात भी आज कहते हुए यहाँ, और पहली दफा ये बात मैं कि यहाँ तेलंगाना में सुन रहा हूँ। हम लोग भी अभी चुनाव में गए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान, उधर मध्य प्रदेश में हमारे तमाम साथी, लेकिन ये बातें नहीं होती थी। आज यहाँ कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जो मुद्दों की बात करें। बहुत बड़ी बात यह है कि लोग पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो किससे तुलना कर रहे हैं इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात राजीव जी कि कांग्रेस का यहाँ पे इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी 1980 में जब प्रधानमंत्री बनी दोबारा, इमरजेंसी के बाद हारने के बाद, तो मेदक से ही वो जीत कर गई थी। मेदक और रायबरेली दोनों से लड़ी थी। रायबरेली को छोड़ा था, मेदक से वो लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो इसी तेलंगाना में मेदक है, यहाँ से 1-1.5 घंटे के रास्ते पर। तो कांग्रेस का यहाँ पे एक ज़मीन तो पहले से है। अब वो पिछले जो तेलंगाना का आंदोलन हुआ उसका एडवांटेज टीआरएस को मिला। अब देखना है कि 10 साल बाद अब जब चुनाव हो रहे हैं तो वो एडवांटेज कितना डाइल्यूट हुआ है या बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कितना ये 10 सालों में, और खासकर 10 साल तेलंगाना के गठन का, राज्य के अलग होने के बाद, आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद 119 सीटें तेलंगाना में हैं, और 119 सीटों में से कितनी सीटें हैट्रिक लगाने के लिए केसीआर लेकर आएंगे ये देखना होगा, अगर हैट्रिक लगाते हैं तो। और अगर नहीं लगाते हैं तो फिर कांग्रेस कैसे सरकार बनाती है, कितनी सीटों के साथ, ये सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे हम 3 तारीख को सुबह 6 बजे से। लेकिन उससे पहले 30 तारीख को, जिस दिन यहाँ तेलंगाना में मतदान है, उसी शाम 30 तारीख की शाम एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथी। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रोफेसर रवि कांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राकेश अचल साहब जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहाँ हमारे साथी ग्राउंड जीरो पे प्रशांत टंडन जी हैं। पहले एक बार फिर से आना चाहता हूँ
अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास अभी तक आया नहीं, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ है तेलंगाना में? जो चर्चा हम कर रहे हैं वहां क्या कुछ सुनाई दे रहा है? अब चूंकि मामला बिल्कुल क्लोज जाता हुआ, उस दिशा में बढ़ता हुआ जहां मतदान के बाद, जैसे कि तमाम 4 राज्यों में हम देख चुके हैं, मतदान के साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई, वैसे समापन की ओर बढ़ता हुआ तेलंगाना। लेकिन सियासी गर्माहट इतनी कि यहां अब जोर शोर से जो भी अगर है तो बहुत मुखर होकर के बातें कर रहा है कि नहीं जी इसकी सरकार आ रही है, नहीं जी इसकी सरकार आ रही। कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, चूंकि आप हैदराबाद में हैं और खासतौर से आप चार मीनार के इलाके में हैं, अगर वहां लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बीआरएस और कांग्रेस के बीच टक्कर है, तो आप समझ सकते हैं कि एआईएम का किला और बीआरएस का किला जो है वो ध्वस्त एक तरीके से हो चुका है। अगर वहां लोग ये बात कर रहे हैं कि टक्कर किसके बीच में, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ बैठ करके जो मैं समझ सकता हूँ, जो आप लोग वहाँ से बता रहे हो और जो यहाँ खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक, मुझको लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस जो है अपना तूफानी प्रचार जो है और तेज करेगी और बीआरएस के लिए संकट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, थोड़े दिन बचे हैं, आज 26 तारीख हो गई, 30 तारीख को चुनाव है और 28 की शाम को जो है मत प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी की वहाँ रैलियाँ हुई हैं राजीव जी, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वहाँ गई हैं और उनकी रैलियाँ हुई हैं, उससे एक ज़बरदस्त जो है वो वहाँ कांग्रेस को बढ़त जो है वो कहा जाता है मिल रही है। दूसरी बात यह कि राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ जिस तरीके से डटे हुए हैं और कर्नाटक की सरकार के जिस तरीके से वहाँ प्रचार हो रहा है कि वहाँ कर्नाटक की सरकार ने किस तरीके से जो गारंटियाँ घोषित की गई थी वो सरकार बनते ही तुरंत कानून बना दिए गए और वहाँ वो लागू हो गई, इसका भी एक काफ़ी असर जो है वहाँ पे पड़ रहा है। दूसरा ये कि राजीव जी, जो पिछले 2 चुनाव रहे वो केसीआर को फ़ायदा मिला उस तेलंगाना आंदोलन का, जिसकी वजह से केसीआर जो थे वो उनको थोड़ा फ़ायदा मिला था पिछले 2 चुनाव हुए। हालांकि पिछले चुनाव में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उससे पहले में एक तरफा उनको मिला था। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि तेलंगाना का आंदोलन तो कोई आज का नहीं है, वो तो आज़ादी के बाद से ही आंदोलन था, बल्कि आज़ादी से पहले तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए किसान विद्रोह तेलंगाना में हुए थे। तो जिन लोगों ने किसान मतलब तेलंगाना के लिए आंदोलन किया था उनको तो कुछ मिला नहीं, किसानों को कुछ मिला नहीं। केसीआर जो है उसके नायक बनकर के आया और केसीआर ने उसका फायदा यहाँ उठाया। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि केसीआर ने किस तरीके से तेलंगाना को जो है, मैं कहूँ सीधे साधे शब्दों में, जनता की भाषा में, तो बेवकूफ़ बनाया एक तरीके से। लोग अब जो है इस बात को मुझे लगता है कि समझने लग गए हैं। दूसरा राजीव जी ये कि इससे पहले चुनाव में वामपंथी दल जो थे वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, अब वो वामपंथी दलों का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस का वामपंथी दलों के साथ गठबंधन जो है वो तेलंगाना में काफ़ी असर डालने वाला है, चूंकि वामपंथी दलों का एक अच्छा खासा पॉकेट है जो जहां वो जिधर झुक जाएंगे उस तब उनको मतलब फायदा दिला सकते हैं। जैसे खासतौर से खम्मम की अगर राजीव की बात की जाए, जहाँ राहुल गांधी की पिछले दिनों रैली भी हुई थी, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रैली हुई थी, वो पूरा इलाका जो है वो किसान बाहुल्य है और खासतौर से वहाँ वामपंथी दलों का अच्छा खासा असर है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रही हैं, तो उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का जो क्षेत्र रहा है, किसान जो है बड़ी संख्या में वो अब कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़ की जिस तरीके से खबरें आती हैं किसानों के लिए वहाँ क्या किया गया, और जिस तरीके से कर्नाटक से खबरें आ रही हैं कि वहाँ सरकार ने क्या काम किए कांग्रेस की, इसका असर जो है तेलंगाना पे भी जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है राजीव जी। मुझको लगता है कि इसी वजह से जो है दूसरा एक चीज वहाँ साफ हो गई है कि केसीआर के खिलाफ अगर कोई वहाँ मोर्चा है तो वो कांग्रेस है। मतलब ये चीज तो अब स्पष्ट हो गई। आप भी बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं लड़ाई जो है यहाँ बीआरएस और कांग्रेस के ही बीच है, तो ये बात जब स्पष्ट है तो जो बीआरएस को हटाना चाहते हैं उनकी पहली पसंद कांग्रेस बनती जा रही है। अब देखा ही जा रहा है राजीव जी कि कांग्रेस में बाहर से बहुत लोग आए हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भी बहुत से लोग आए हैं और बीआरएस छोड़ के तो बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, तो वो सब इसीलिए आए हैं कि जो बीआरएस से खुन्नस खा रहे हैं, जिनकी नजर में ये है कि केसीआर को किसी तरीके से हटाना है, वो सारी ताकतें जो हैं, वो चाहे राजनीतिक ताकतें हों, चाहे वो आंदोलन वाले लोग हों और चाहे जनता हो, जो भी अब केसीआर को हटाना चाहता है वो जो है वो कांग्रेस के साथ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वहां से कहा जाए धीमे से खिसक ली है, पीछे बैक हो ली है। उसको जब लगा कि यहाँ उसका कुछ नहीं है और अगर वो कुछ होता है तो कांग्रेस के लिए कुछ फायदा हो सकता है। अब जो खबरें आ रही है वो ये आ रहा है कि जो लोग कांग्रेस से नाराज होकर के इंडिपेंडेंट लग रहे हैं या कुछ अलग तरीके से लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से उनको किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है कि किसी तरीके से कुछ वोट जो है ये
कांग्रेस का काट सके ताकि बीआरएस को फायदा हो जाए। अब ये चर्चाएं हैं, चूंकि इनकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन आज जब जमीन पे होंगी तो चर्चाएं आपको भी सुनने को वहां मिलेंगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से ये भी प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस के वोटों में कुछ ना कुछ सेंध लग जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर बैक हो रही है, जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने वाले थे वो अब जाकर के वहां शांत हुए जा रहे हैं, जैसा प्रशांत जी बता रहे हैं कि अखबारों में उनके फुल पेज की विज्ञापन नहीं है, तो ये साफ तरीके से संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस वहां मजबूती के साथ लड़ रही है। बाकी 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये संकेत साफ है कि कांग्रेस वहां बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और टक्कर वहां जो है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में ही है, जो यहाँ बैठ करके समझा जा सकता है। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक बात यहाँ महत्वपूर्ण ढंग से दिखाई दे रही है कि बीजेपी का जो एजेंडा था वो एजेंडा यहाँ काम नहीं किया, या कहें कि एजेंडा फेल हो गया। जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, पीछे 4 मीनार है और 4 मीनार के बगल में ही एक मंदिर है। हम लोग अभी देख भी रहे थे प्रशांत जी, उस मंदिर को लेकर के कितना विवाद हुआ था आप सबको पता ही होगा। प्रेम कुमार जी, धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन इस तेलंगाना ने उस मुद्दे को बिल्कुल नकार दिया है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी 119 की जगह पे मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़के क्या कुछ दिला पाएंगे अपनी पार्टी को। और बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, भारत की पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश में अपना नाम बदलते हुए वो भी कहीं न कहीं यहाँ बुरी तरह फंसी हुई है। जैसे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि सबसे मुश्किल चुनाव इस बार केसीआर लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में अगर वो नहीं जीत पाए तो उनके लिए आगे के रास्ते जो हैं कि उनका दल भारत का राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, वो शायद संभव नहीं होगा। और ऐसे में इस चुनाव के साथ साथ यहाँ की राजनीति को जरा आपकी विवेचना, आपकी बातें यहाँ समझना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या यहाँ से, उसके लिए पूरे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। और जैसा विज्ञापनों को लेकर के हम लोग कह ही रहे थे, पार्टियां 2 ही मात्र दिखाई दे रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं, या तो बीआरएस हो या कांग्रेस पार्टी हो, तो बीजेपी के दरवाजे यहाँ बंद दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे यहां से दक्षिण भारत, जहां पे बिल्कुल साफ पत्ता साफ बीजेपी का, और फिर उत्तर भारत में फिर बचेगा क्या? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजीव जी, तेलंगाना का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा है। बीआरएस के जितना महत्व है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस और देश के लिए है, और बीजेपी इस बात को समझती है। इसलिए एक प्रदेश में जहां की उसकी ताकत बहुत कम और नहीं के बराबर है और वो उसका आधार छीन रहा है, वहां वो दमखम लगा रही है कि कैसे कांग्रेस को हराया जाए। वो अपने लिए नहीं कोशिश कर रही है, वो कांग्रेस को हराने के लिए लड़ती दिख रही है। ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है, जिस तरीके से इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस की वापसी की है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, इसी तरीके से आज भी तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस के रिवाइवल का मतलब है कि वहां सारे जो बीजेपी विरोधी या क्षेत्रीय दल बीआरएस विरोधी वोट्स हैं, जो कांग्रेस से छिटक गए थे बीते साल में, वो वोट इकट्ठा हो रहे हैं कांग्रेस के साथ। इसका वो प्रमाण देंगे। और इसका मतलब ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि और बहुत सही कि ओवैसी 9 ही सीटों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी जगहों पर बीआरएस से मिलकर लड़ रहे हैं और बीजेपी मदद कर रही है। यानी उन सबका गोल ये है कि कैसे मुस्लिम वोट्स को कांग्रेस से दूर रखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम वोट्स, जहां मुसलमान बहुल भी इलाके हैं, वहां भी मुस्लिम प्रत्याशी तभी जीतता है जब हिंदुओं का वोट मिलता है। ये ऐसा नहीं कि केवल मुसलमानों के वोट से कोई जीत जाते हैं। तो वहां आप ये देखेंगे, याद होगा कि बीजेपी ने जो म्युनिसिपल इलेक्शन में जो सफलता हासिल की थी, वो क्या था, वो ध्रुवीकरण का एक्सट्रीम था। तो आज ध्रुवीकरण का एक्सट्रीम बीजेपी को अपने लिए नहीं चाहिए, ये ध्रुवीकरण का एक्सट्रीम
ओवैसी के लिए चाहिए, बीआरएस के लिए चाहिए। ये सिचुएशन में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो इस लेकिन और सबसे बड़ी बात है इसके पीछे कि कांग्रेस को कैसे इन वोटों से जो उनके साथ चिपक रहा है दूर किया जाए। इस तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही है सत्ता में। अब वो बीजेपी और कांग्रेस में आगे कौन होगा ये सवाल नहीं है, यह है कि बीआरएस को वो सब्स्टिट्यूट करती दिख रही है। और लेफ्ट का जो महत्व बताया अमलेंदु जी ने, वहाँ सीपीआईएम का भी कुछ एक दो जिलों में अच्छा प्रभाव है और सीपीआई का भी है और ट्रेड यूनियन बेल्ट में भी ठीक ठाक प्रभाव उनका है। तो एक एक सीट जो उनको दी गई है वो तो उनकी सीटें हैं जो कांग्रेस की मदद से वो जीतेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे लेफ्ट। लगभग 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस को लेफ्ट फायदा पहुंचा रहा है। ये एक नई मजबूती कांग्रेस को मिल रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि वहां मुस्लिम वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की कीमत पर यह सबसे बड़ी बात है, देश देखेगा इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम जो कि अपने आप को मुसलमानों का प्रवक्ता बताया करते हैं, उनकी कीमत पर उनको दरकिनार करते हुए वोटर्स कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। ये देश के इतिहास में एक बदलावकारी बात है और ये हो गया तो समझिए कि जो दलित वोटर्स, जो ओबीसी वोटर्स जो अभी कांग्रेस से दूर है, प्लस मुस्लिम वोटर्स, ये मिल करके पूरे देश की फिजा को बदल देंगे। इसलिए आपको याद होगा राजीव जी, बहुत पहले 1-1.5 महीना पहले जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि 5 राज्यों में के चुनाव में सबसे अहम अगर कोई प्रदेश है तो वो तेलंगाना है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का मतलब पूरे देश की फिजा का बदल जाना है। ये इसका महत्व है। दूसरा सबसे ज्यादा महत्व मैंने मिजोरम को दिया था, क्योंकि मिजोरम में कांग्रेस वापसी करती है तो इसका मतलब है कि पूर्वोत्तर की फिजा में बदलाव आ रहा है। ये इंपॉर्टेंस है। और दक्षिण, जो आप पहले ही कह चुके हैं कि दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी साफ है, और प्रोफेसर रविकांत जी ने बहुत बेहतरीन बात कही कि भले हम ग्लोबल लीडर बोलते रहे नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन वो ग्लोबल क्या, हिंदुस्तान के भी दक्षिण भारत के हिस्से का लीडर नहीं है। जबकि उनकी तुलना में राहुल गांधी पूरे देश में हर स्टेट के लीडर हैं, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिस और प्रोफेसर साहब ने ध्यान दिलाया है। इसलिए तेलंगाना का महत्व बहुत ज्यादा है, सबका ध्यान जो लगा हुआ है। और हमें लगता है कि कांग्रेस ने जिस कदर बहुत एकदम सतह से, जीरो से थोड़ा ज्यादा से उठते हुए जो एकदम सत्ता वापस हासिल करने तक पहुंच गई है, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत कारण जुड़ने से हुआ है। एक हवा नहीं, ये आंधी और तूफान कह सकते हैं कांग्रेस के लिए वहां दिख रहा है। जी, आंधी और तूफान, हवा की बात नहीं। और यही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस का तूफान है। और अगर जो कांग्रेस तेलंगाना में बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी, जो कांग्रेस टक्कर में पहले नहीं सुनाई पड़ती थी, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा हूं, बात भारत जोड़ो यात्रा से पहले की कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन वो आज सीधे टक्कर दे रही है। ना ही सिर्फ टक्कर दे रही है बीजेपी और बीआरएस को और असदुद्दीन ओवैसी को, बल्कि वहां पर ये भी कर रही है कि सरकार बना सकती है, ये भी माना जा रहा है। तो जो कांग्रेस इतना ये सब कर रही है, क्या वो कांग्रेस आने वाले समय में जब हम चर्चा करेंगे खासकर 2024 की, तो और मजबूती के साथ वहां इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। एक बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझना चाहता हूं राकेश अचल साहब आपसे कि अगर यहां पर, जैसा अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अगर यहां पर परिस्थितियां बदली और कांग्रेस सरकार में आ गई, यानी कि जिस राज्य में कांग्रेस सरकार बना सकती है, ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग थे, उस राज्य में अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर आगे क्या कुछ देश की राजनीति में जैसा देखा जाए, समझा जाए। अचल साहब। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
अचल साहब की आवाज नहीं आ रही है शायद, और जी, इसी सवाल के साथ हेलो 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 आना चाहता हूँ। हेलो जी जी, आ रही है, हेलो आपकी आवाज आ रही है जी, प्लीज। हेलो जी, अपने सवाल दोहराइए सर। आप जी, मैं ये कह रहा हूँ सवाल कि दो। अगर जिस कांग्रेस पार्टी को, जिस कांग्रेस पार्टी को आप मैदान में नहीं समझते थे, मैं आपकी बात नहीं बल्कि जनता की बात कर रहा हूं, तेलंगाना की जनता की बात कर रहा हूं, जो मैदान में खड़ा नहीं मानती थी, वो कांग्रेस पार्टी आज सरकार बनाने के अगर के लिए चुनौती दे रही हो, जीत की चुनौती दे रही हो, और अगर जीत जाती है कांग्रेस, तो फिर यहां से किस दिशा में कांग्रेस की राजनीति को आप देखते हैं, खासकर 2024 के लिए? जी, मैं अपनी बात तेलंगाना के ही एक हमारे मित्र है, शायर मित्र है राजेश रेड्डी, उनके एक शेर से शुरू करना चाहूंगा इस दूसरे दौर में कि कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, उसको लेकिन आसमां भर के खजाने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय चाहती है कि पूरा देश उसकी मुट्ठी में हो। जैसे एक जमाने में कर दो दुनिया मुट्ठी में एक नारा चला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि वो अपनी कोशिशों में लगातार पिछड़ी चली जा रही है। और तेलंगाना का जो मैदान है वो तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में राजनीति करने का शऊर है ही नहीं, क्योंकि देखिए तेलुगु, जहां तक सवाल है तेलंगाना का, तो तेलुगु अस्मिता को भारतीय जनता पार्टी अगर पहचान गई होती पिछले 10 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि जो चंद्रशेखर राव हैं वो दूसरी बार चुनाव जीतते और तीसरी बार भी ताल ठोकते कि मैं सत्ता में आ रहा हूं। केसीआर का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि केसीआर एनटी रामाराव से बड़े तेलुगु नेता नहीं है। एनटी रामाराव जब तेलुगु देशम पार्टी उन्होंने बनाई थी, उनका भी सपना था कि भारतीय राजनीति में उनका दल भी राष्ट्रीय दल के रूप में पनपे, लेकिन 5 बार आंध्र में बहुमत लाने के बाद भी वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाए। अब उनके मुकाबले केसीआर तो कहीं है ही नहीं, केसीआर तो किस्मत से 2 बार जीत गए। और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अंकुरित पुराना जो बीजारोपण है दक्षिण में, वो बहुत तेजी से अंकुरित हो रहा है, दोबारा से अंकुरित हो रहा है। इंदिरा गांधी से लेके अभी सबने बात की थी कि सोनिया गांधी का वहां कितना सम्मान है, और युवाओं के आइकॉन राहुल गांधी बन ही चुके हैं। तो ऐसे में अब चाहे ये गठजोड़ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हैदराबाद, इसका तेलंगाना का जो सामाजिक चरित्र है वो ध्रुवीकरण के मुट्ठी में आने वाला नहीं है, उस जाल में फंसने वाला नहीं है। 9 सीटों पर राजनीति करने वाली ओवैसी की पार्टी सत्तारूढ़ दल की कितनी मदद कर पाएगी, ये तेलंगाना की जनता जानती है। तो अब आप देखिए कि तेल कैसा है और तेल की धार कैसी है, 3 दिन बाद समझ में आ जाएगा जब मतदान वहां पर होगा तब। तेल और तेल की धार की बात आप कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं। और तेलंगाना की राजनीति किस दिशा में जाएगी और जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति भी कुछ निखरती हुई नजर आएगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी या बीआरएस सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेलंगाना की धरती पर हम हैं और यहाँ से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं न्यूज पॉइंट, और हमारे ठीक पीछे चार मीनार है। चार मीनार पे ही हम मौजूद हैं और बहुत भीड़ भाड़ है, गहमा गहमी है। आज रविवार का दिन है और ज़रूरत से ज़्यादा, रोजाना जैसे जितने लोग रहते हैं उससे ज़्यादा यहाँ सैलानी आए हुए हैं और इसलिए पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल बगल में पार्किंग है दोस्तों, ये यहाँ पार्किंग है और बगल में अस्पताल भी है और ये भी चार मीनार अस्पताल ही कहलाता है। यहीं पर मौजूद होकर हम आप तक ये कार्यक्रम पहुँचा रहे हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। रविकांत जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, देखिए आज दिन कितना अच्छा है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस।
भारत के संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है और वैसे में अगर चुनाव सामने हो तो इस संविधान की चर्चा और भी लाजमी हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जब चुनाव सामने और चुनाव का आखिरी दौर चल रहा हो तो कितनी गहमा गहमी का माहौल होगा ये आप और हम सब समझ ही सकते हैं। हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं। जरा आपसे इस बात को समझना चाहता हूं कि लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में बातें करते हैं, लेकिन जब बात यहाँ की होती है तेलंगाना की, या बात आंध्र प्रदेश की हो, या कर्नाटक की हो, तमिलनाडु की हो, इन तमाम या केरल की हो, 5 दक्षिण के प्रमुख राज्यों की अगर बात हो, इन राज्यों में कहीं भी बीजेपी दिखाई नहीं देती है। बीजेपी का पूरा जोर यहाँ पे चलाने की कोशिश हुई, लेकिन जो उनका जो एजेंडा रहा है चुनाव के वक्त का, वो एजेंडा यहाँ काम क्यों नहीं करता है? जबकि दक्षिण के लोग ऐसे तो हैं नहीं कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के ना हो। दक्षिण में आप देखिए, इसी जगह जहाँ पर मैं मौजूद हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन यहाँ वो परिस्थितियाँ निर्मित क्यों नहीं हो पाती हैं जो परिस्थितियाँ आप बैठे हुए हैं लखनऊ में वहाँ निर्मित हो जाती हैं, यानी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन जगहों पर निर्मित हो जाती हैं। कैसे देखा जाए इसको प्रोफेसर रविकांत जी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज आपने संविधान दिवस का जिक्र किया, मैं वहीं से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो देश के सभी लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा काम हुआ कि वहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगी, लेकिन पार्लियामेंट में डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू 1967 में इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर की उन 16 मांगों में से 12 मांगों को भी पूरा किया था, इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, जमीनों के पट्टे वगैरह वगैरह। उसको मैं यहाँ उनको लंबे नहीं खींचना चाहता। जो मूल सवाल आपका है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की राजनीति क्यों कामयाब नहीं हो पाती, उसके कई अंतर हैं। पहला तो अंतर यही है कि दक्षिण भारत के राज्य विकसित राज्य, जहां पर लिटरेसी रेट अगर आप देखिएगा तो उत्तर भारत के बरक्स वहां पर बहुत अच्छा है। लोग वहां रोजगार की बात करते हैं, यानी अपने हित की बात पहले वो सोचते हैं, और जो आस्था है वो व्यक्तिगत होती है। ये दक्षिण भारत के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की राजनीति है, वो विभाजन की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की जो राजनीति करती है, असल में सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति करती है। हिंदू धर्म से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न कांग्रेस पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न बीएसपी, किसी को नहीं। लेकिन ये दरअसल लोगों के मन में नफरत पैदा करना, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति, इवन दो जाति के लोगों के भीतर भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना, ये आरएसएस और बीजेपी की पूरी राजनीति रही है। गाय गोबर की पॉलिटिक्स जो है जी, वहां पर लोगों को अंधभक्त बनाए रखना। और ये वो दिन है, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर यानी संविधान पारित होने के एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को 2-3 चुनौतियों की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि धर्म में भक्ति का मार्ग मुक्ति के लिए तो हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति केवल तानाशाह को पैदा करती है। अब यहां ढेर सारे भक्त पैदा हो गए हैं। दूसरी जो चुनौती थी वो थी कि जो तानाशाह होता है, माने हम अपनी स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के आगे इतना न समर्पित कर दें कि वो हमारी सारी संस्थाओं को खत्म कर दे। आज वो हो रहा है। और कब बाबा साहब अम्बेडकर 49 में बोल रहे हैं। तो आज जिन्हें ये फिक्र नहीं है कि संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही, जो राजनीति में आलोचना करना भूल गए, जो किसी नेता को तानाशाह बनाना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति, ये सामंती प्रवृत्ति उत्तर भारत में मौजूद है।
दक्षिण भारत के लोग विवेक संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने हितों को जानने वाले हैं और इसलिए वहां पर बीजेपी की दाल नहीं गलती। लेकिन अब उत्तर भारत के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि अगर रोजगार नहीं होगा, अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, अगर हमारे पास हेल्थ सर्विस नहीं होगी तो हमारी जिंदगी कैसे सुरक्षित होगी। हमारा बच्चा भी अगर डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख पाएगा तो फिर हमारी तरक्की कैसे होगी। और मोदी जी ने पिछले 10 साल में इन्हीं सपनों को मारा है। वो जो एक पंक्ति है कविता की कि सबसे बुरा होता है, पाश की कविता है, सपनों का मर जाना। मोदी जी ने सपनों को मार दिया है। लेकिन दक्षिण भारत के लोग अपने सपनों को जिंदा किए हुए और इसीलिए वहां पर बीजेपी और आरएसएस की ये विभाजनकारी राजनीति नहीं चलती है। यही अंतर मैं देखता हूं राजनीति। जी, बहुत बड़ा अंतर, और ये अंतर समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि आखिर दक्षिण भारत में बीजेपी की राजनीति क्यों नहीं चल पाती है। अब चलेंगे, बढ़ेंगे इस कार्यक्रम के समापन की ओर और बहुत कुछ ग्राउंड से भी लेना है। थोड़ी सी हम लोग परिचर्चा ग्राउंड पे भी कुछ लोगों से भी करेंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं लेकिन उससे पहले प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी, 2-3 बातें हैं राजीव जी। पहली बात तो ये कि हम इस वक्त, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि चार मीनार हैदराबाद के पुराने शहर में है और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा प्रभाव है। बावजूद इसके यहाँ पे तमाम तरीके की बातें सुनाई पड़ती हैं, अलग तरीके की बातें सुनाई पड़ रही। कांग्रेस की भी लोग बात कर रहे हैं, बीआरएस की भी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है इम्पोर्टेंट राजीव जी, कल हम लोग जब गांव की तरफ जाएंगे, जब समाज के दूसरे लोगों से मिलेंगे, हैदराबाद के बाहर मिलेंगे लोगों से, क्योंकि हैदराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ओवैसी साहब का कब्जा है, तब हमको मालूम पड़ेगी कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ के पत्रकारों या यहाँ के लोगों या मीडिया में जो आ रहा है उसके अलावा हम चाहते हैं कि जरा लोगों से बात करें कि तब पता चले। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी इम्पैक्ट पता करना है हमको कि तेलुगु देशम पार्टी ने विथड्रॉ कर लिया चुनाव से, चुनाव में नहीं है वो। शर्मिला की पार्टी तेलंगाना वाईएसआरपी गठबंधन में है, उनका क्या, इन 2 चीज़ों का क्या इम्पैक्ट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा वो देखना है। दूसरी बात मैं दोहरा दूं कि यहाँ पे कम से कम विधानसभा चुनाव में 2024 की बात होगी जब 2024 की बात करेंगे, विधानसभा चुनाव में मोदी साहब का कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे वो सांप्रदायिक राजनीति हिंदू मुसलमान करने की जो चेष्टा की जा रही है कि हम नाम बदल देंगे, हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे मुसलमानों का, इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रही हो या मोदी जी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से, वो उनका कोई असर यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। ये अलग तरीके का समाज है। और एक आखिरी बात की, जुबली हिल्स यहाँ पे, ये हम पुराने शहर में खड़े हैं। जुबली हिल्स एक बिल्कुल नए शहर की कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से अजहरुद्दीन खड़े हैं। 2018 में MIM ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। वो इस चुनाव में 8 कैंडिडेट के साथ ही लड़ रहे थे और उन्होंने जैसे अजहरुद्दीन का नाम आया उन्होंने कैंडिडेट दे दिया। अब इस बात को समझ ले जरा हम, ये पार्टनरशिप क्या है कि आप इतने विवादित, इतने सांप्रदायिक व्यक्ति जिसको बीजेपी तक को सस्पेंड करना पड़ा, उस टी राजा सिंह के खिलाफ आप कैंडिडेट नहीं दे रहे हो और अजहरुद्दीन के खिलाफ आप कैंडिडेट दे रहे हो। तो ये तो राजनीति कुछ है जिसका मायने हम लोग समझेंगे जब हैदराबाद के बाहर जाएंगे कल। जी,
हैदराबाद से जब बाहर हम निकलेंगे तब हम इन तमाम राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें केसीआर कहाँ और कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है ये भी समझेंगे। इतना तय है कि यहाँ दो पार्टियां ही आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं और इन दोनों पार्टियों का ही जिक्र आ रहा है। बीजेपी का नाम लेवा नजर नहीं आ रहा और न ही ओवैसी, और ओवैसी ऐसे भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राकेश अचल साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रेम कुमार जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी बहुत शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद अमलिंदु उपाध्याय जी आपका, और साथ में हमारे साथी यहाँ प्रशांत टंडन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम हमारे साथी जो अब तक जुड़े हुए हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कमेंट नहीं ले पाता हूं जब ग्राउंड पे रहता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यही आज चार मीनार से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, और कल शाम फिर यही किसी और जगह से आप तक हम पहुंचाएंगे न्यूज पॉइंट। देखते रहिए न्यूज पॉइंट, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।